हेलो एवरीवन, वेलकम करता हूं भारत संचार अगेन आप सबका हमारी नई वीडियो में भारत केमिस्ट्री क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। कैसे हो आप सब? तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज कर रहे हैं, सॉल्यूशन चैप्टर की कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं। एंड हमारी थर्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। क्या होती है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी? जो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करती हैं। अभी तक हम पढ़ चुके हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अगर आपको एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट समझ में आ गया फिर तो आपको इसको समझने में टाइम लगेगा नहीं। बाकी मैं आपको यही बोलूंगा कि ये सारा चैप्टर बिल्कुल सीक्वेंस में अपलोड हो गया, तो वो देखिए, उसका फायदा उठाइए आप लोग। अब बात करते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की। रिपीट करूंगा, अगर आप एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को देख लोगे आपको बहुत आसानी से समझ आ जाएगा। तो स्टार्ट कर रहे हैं और पहले ये समझने की कोशिश करते हैं फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है। नाम से क्लियर हो, पॉइंट मतलब टेम्परेचर, वो टेम्परेचर जिसपे फ्रीज कर जाएगा, कोई सब्सटेंस जम जाएगा, उसको उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या देंगे। प्रॉपर्ली किस तरह से डिफाइन करेंगे? इट इज द टेम्परेचर at which vapor pressure of liquid substance equal to vapor pressure of solid state. That is the temperature at which vapor pressure of a substance is equal to its solid state. ये vapor pressure of liquid equals to vapor pressure of solid, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। अभी हम कब बोलते हैं हम कोई चीज फ्रीज हो गई है? भाई वो लिक्विड थी, लिक्विड से वो क्या हो गई, जम गई, वो सॉलिड बनना स्टार्ट होगी, तभी तो हम उसे क्या बोलेंगे कि वो फ्रीज हो चुकी है। अभी एक ग्राफ से समझें, ग्राफ बनाते हैं हम वेपर प्रेशर एंड टेम्परेचर के बीच में, ठीक है ना? बनाया भी हुआ हमने पहले। तो ये बात मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि वेपर प्रेशर हमेशा किसका ज्यादा होता है? वेपर प्रेशर भी ज्यादा होता है सॉल्वेंट का, प्योर सॉल्वेंट का, और कम किसका होता है? वो होता है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन का। सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर हमेशा कम रहता है। रीजन क्या होता है कि उसके अंदर क्या रहता है? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट आ जाता है, और वो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट क्या करता है? उसके वेपर्स को बनने नहीं देता। इस वजह से वेपर प्रेशर हमेशा कम होगा सॉल्यूशन में। क्लियर है? तो अभी हम बना देते हैं ये है वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड सॉल्वेंट या फ्रोजन सॉल्वेंट, जमा हुआ सॉल्वेंट, ये है। ठीक है, तो अभी क्या करेंगे? देखिए, वेपर प्रेशर बढ़ाना है, लिक्विड का वेपर प्रेशर बढ़ाना है, तो टेम्परेचर ज्यादा करेंगे। अभी नीचे लेके आ रहे हैं, सॉलिड के इक्वल लेके आ रहे हैं। देखिए, जब हमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक करना होता था तो हम बढ़ाते थे। अभी हमें कहाँ लेके जाना है? सॉलिड के वेपर प्रेशर में के करीब लेके जाना है, तो हम टेम्परेचर कम करेंगे। क्लियर है? तो क्या होगा? ये नीचे नीचे आ रहा है, यहाँ पे क्या हुआ? ये जो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है ये इक्वल हो गया वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड के। एंड जब वेपर प्रेशर एक लिक्विड का इक्वल हो जाता है उस वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड के, तो उस टेम्परेचर को हम लोग क्या बोलते हैं? उस टेम्परेचर को हम लोग क्या बोलते हैं? फ्रीजिंग पॉइंट। अच्छा, फ्रीजिंग पॉइंट इज डिनोटेड बाय टीएफ, ये बात याद रखिए, टीएफ। एंड क्योंकि सॉल्वेंट प्योर होता है तो यहाँ पे हम लगाएंगे नोट। अभी ये है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, इसको नीचे लेके जाएंगे, ठीक है ना? कुछ इस तरह से बन गया, इस पॉइंट पे इक्वल हो गया। तो वो टेम्परेचर जिसपे एक सब्सटेंस, लिक्विड सब्सटेंस का वेपर प्रेशर इक्वल हो जाता है उसकी सॉलिड स्टेट की, तो ये सॉल्यूशन है। एंड सॉल्यूशन में मोस्टली क्या है? देखिए, सॉल्यूशन सारे डाइल्यूट है। डाइल्यूट है का मतलब उसमें लिक्विड बहुत ज्यादा है, वो वाटर बहुत ज्यादा है। जो कोई और भी है मतलब सॉल्वेंट बहुत ज्यादा रहता है, तो उसको हम सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर को सॉलिड सॉलिड के इक्वली कर लेते हैं। अब ये सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर आ रहा है, ये किसके इक्वल हो गया? वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड के इस पॉइंट पे। और जब जिस टेम्परेचर पे ये इक्वल हो रहे हैं, वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड एंड वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, उसे मैं क्या कहूंगा? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन।
एंड इन दोनों का जो डिफरेंस है उस डिफरेंस को ही हम लोग क्या बोलेंगे, डेल्टा टीएफ। एंड डेल्टा टीएफ मतलब डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अभी आप एक बात समझिए, डिप्रेस मतलब कम हो गया। क्या कम हो गया? फ्रीजिंग पॉइंट कम हो गया। किसका कम हो गया? सॉल्यूशन का। किसके कंपैरिजन में? सॉल्वेंट के कंपैरिजन में। किसकी वजह से? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के ऐड करने की वजह से। आप ये भी समझते हो डिप्रेशन कम हुआ है। फ्रीजिंग पॉइंट किसका? सॉल्यूशन का। किसके कंपैरिजन में? सॉल्वेंट के कंपैरिजन में। किसकी वजह से? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के ऐड करने की वजह से। ठीक है, आप इस तरह से लिख सकते हो। इस ग्राफ से एक बात तो क्लियर हो रही है, दैट फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ सॉल्यूशन containing non-volatile solute is always lower than freezing point of प्योर सॉल्वेंट। कि अगर कोई सॉल्यूशन है जिसके पास नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट हमेशा कम होगा फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट से। एंड दिस डिफरेंस इन फ्रीजिंग पॉइंट इज नोन एज, इस डिफरेंस को क्या बोलेंगे हम? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। क्या बोलेंगे? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड डिनोटेड बाय डेल्टा टीएफ। फॉर्मूला क्या रहेगा अभी इसका? डेल्टा टीएफ का ज्यादा वाले में से कम वाला माइनस करेंगे तो ज्यादा तो अभी सॉल्वेंट का टी नोट में से क्या माइनस कर दोगे? टीएफ माइनस कर दोगे। ये हो जाएगा। मुश्किल है क्या? आसान सा था ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अगली बात करते हैं एक्सपेरिमेंटली। क्या बात पता लगी? एक्सपेरिमेंटली it has been observed that what depression in freezing point is proportional to molar concentration of solute। किस पे डिपेंड करता है वो? मोलर कंसेंट्रेशन। जस्ट सेकंड। यानी कि आप क्या लिख सकते हो? डेल्टा टीएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? एम। डेल्टा टीएफ यहां से हटाएंगे, ये क्या हो जाएगा? केएफ एम। एंड इसके बाद डेल्टा टीएफ को क्या कहते हैं? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। केएफ को क्या बोलेंगे? इसे कहा जाता है मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। एंड ये क्या है? मोलैरिटी है। बट जैसा कि मैंने कहा एक नंबर आ सकता है इसका दूसरा नाम, एंड इसका दूसरा नाम होता है क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। कौन सा कांस्टेंट बोलते हैं इसे? क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। एंड अगर आप लोगों को याद हो केबी का भी नाम होता था। केबी जो एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट का कांस्टेंट था, मोलर एलिवेशन बॉइलिंग कांस्टेंट बोलते थे, उसका नाम होता था एब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट। याद रखिए, ठीक है। इसे क्या कहते हैं? क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। ये तो दोनों में कॉमन है, स्कोपिक स्कोपिक। तो एब्लियोस्कोपिक है, ये क्रायोस्कोपिक है। अभी क्या करना है? हमने इस केएफ को बताना है, कांस्टेंट को, भाई ये क्या है। तो मोलैलिटी को 1 मान लेते हैं, मोलर कंसंट्रेशन को 1 मान लेते हैं। तो क्या होगा? डेल्टा टीएफ इक्वल टू हो जाएगा केएफ। तो क्या लिख सकते हो आप ये भी लिख सकते हो दैट मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट व्हेन मोलैलिटी इज 1 या मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज 1। या फिर लिख सकते हो आप व्हेन 1 moles of solute dissolved in per kilogram of solvent। कुछ भी लिख सकते हो। क्या? that KF is depression
इन फ्रीजिंग पॉइंट कब? व्हेन मोलैलिटी इज 1 या मोलर कंसंट्रेशन। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको एक इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा, एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि मेरे सभी वीडियो लेक्चर्स अनअकैडमी पर भी अपलोड हो चुके हैं। अनअकैडमी पर सारे नोट्स ओरिएंटेड वीडियो लेक्चर्स हैं, तो अगर आपने अब तक मुझे फॉलो नहीं किया तो फॉलो कीजिए एंड फायदा उठाइए। ठीक है, हर एक वीडियो के बाद मैं नीचे बोलता हूँ टुडेज होमवर्क, वो लिंक आप ओपन कीजिए एंड वो सभी कुछ फ्री है आप लोगों के लिए, बहुत फायदेमंद होगा। इससे क्या होगा, बहुत जल्दी सिलेबस हो जाएगा, तो रिवीजन करने का बहुत टाइम मिल जाएगा। 11th और 12th दोनों ही क्लासेस के लिए बहुत अच्छे से कोर्स बनाए हुए हैं मैंने, बहुत ज्यादा फायदेमंद रहेगा। एंड जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, जेई के लिए, नीट के लिए, एम्स के लिए, उन सबको मैं बोलूंगा कि आपको अनअकैडमी प्लस ज्वाइन करना चाहिए। बहुत कम फीस के अंदर आपको पीसीएम सारे सब्जेक्ट मिलने वाले हैं, थोड़ी सी फीस में वो सारे सब्जेक्ट होंगे आपके कवर। एंड वहां पर रेफरल कोड यूज कीजिए आप भारत पंचाल 92, उस थोड़ी सी फीस में से भी आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। स्टिल आपके कुछ डाउट्स हैं इसके रिगार्डिंग, आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करके पूछ सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी अगली बात, इसकी यूनिट क्या होंगी भाई? यूनिट भी इंपॉर्टेंट है। डेल्टा टीएफ क्या होता है? केएफ एम, तो केएफ की यूनिट निकाले ना आपने, तो डेल्टा टीएफ बाय एम। डेल्टा टीएफ टेम्परेचर है केल्विन, ये क्या लगेगा? केल्विन पर मोलर या केल्विन पर डिग्री सेल्सियस, सॉरी गलत हो गया, डिग्री सेल्सियस पर मोलर, क्योंकि टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस में। या फिर मोलैलिटी की यूनिट क्या हो सकती है? मोलैलिटी की यूनिट हमें पता है, यहाँ से केल्विन, और मोलैलिटी यूनिट हो सकती है मोल्स पर केजी। मोल्स ऊपर जाएगा, मोल्स इन्वर्स हो जाएगा, और केजी पर केजी जो है वो सिंपल ऐसे कोई सी भी यूनिट हो सकती है। देखो यूनिट भी पूछी जाती है। देखिए मैं आप लोगों की बात करता हूँ, अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो बोर्ड के लिए तो आप 10 ईयर कर लीजिए, एनसीईआरटी कर लीजिए, बहुत हद तक आपकी अच्छी तैयारी हो जाती है। बट अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तो बहुत डीप में आपको एक एक बात करनी चाहिए, एंड बहुत टाइम है हमारे पास। ठीक है, अगर हम सिस्टमेटिक वे में पढ़ें, रेगुलर पढ़ें, तो अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। हम दोनों काम कर सकते हैं, बोर्ड भी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम साथ मिलकर करेंगे। टेंशन किस बात की है? रेगुलर जुड़ा हूँ, गर्मी में रात के टाइम है, 11 बजे हुए वीडियो बना रहा हूँ, टेंशन क्यों ले रहे हो भाई, कर देंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। ये हो गया। अगली बात करते हैं कि हमें प्रूव करना आ गया दैट की डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। कर देंगे क्या? बिल्कुल कर देंगे। केएफ एम मतलब एनबी बाय डब्ल्यूए केजी। जैसे कि मैंने पहले भी कई बार कहा, अगर प्रूव करना आ जाए कि यार ये बंदा इंडियन है, कैसे करेंगे? गोलगप्पे की रेडी पे ले जाओ, बंदा पहले पानी चेक करेगा, एंड में पापड़ी मांगेगा, 2-3 बार पापड़ी मांगता है, दिखाओ वही पापड़ी खिलाओ। ये तो पहचान है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की पहचान क्या होती है? वो डिपेंड करती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पे। अब ये देखो, जो डेल्टा टीएफ है वो डिपेंड कर रही है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पे। तो आप क्या लिखोगे? सिंस डिप्रेशन इन freezing point depends upon number of moles of solute, so we can say that it is a colligative property. Repeat कर रहा हूँ, since depression in freezing point depends upon number of moles of solute, so we can say that it is a colligative property. अगली बात बढ़ते हैं। आपको कैलकुलेट करना है MB from डेल्टा TF। ये कैसे करोगे? अभी हमें पता है that कि डेल्टा TF का फॉर्मूला क्या है? वो है KFM। अभी आगे क्या होगा? KFM मोलैलिटी, मोलैलिटी का फॉर्मूला कई बार बताया मैंने। वॉशिंग मशीन 1000 में आएगी कहां से? वॉशिंगटन से। ये फॉर्मूला किसका? डेल्टा TF। अरे सारे आसान ट्रिक से करा के आपको फॉर्मूला नहीं। अगर आप टॉपर्स, अपने जो चैनल के टॉपर्स हैं, उनके व्यूज सुनोगे, 90 प्लस आ रहे हैं बहुत सारे बच्चों को, यही कहेंगे सर ट्रिक से कराते हैं। तो ट्रिक से बहुत फायदेमंद रहेगा आप लोगों के लिए। एमबी इधर आ गया, ये केएफ इंटू डब्ल्यूबी इंटू 1000 बाय डेल्टा टीएफ इंटू में डब्ल्यूए जी। ये है मोलर मास ऑफ सोल्यूट, ये है मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, ये है वेट ऑफ सोल्यूट, ये है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट,
एंड ये है वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम्स। ओके बात। चलो अगली बात करते हैं, ये जो डिप्रेशन वाला टॉपिक है फायदा कहाँ पे है इसका, एप्लीकेशन की बात करें। नोट्स मिल जाएंगे आपको, नोट्स में मैंने सब कुछ बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है, अभी मैं आपको समझा देता हूँ। सबसे पहला, इन मेकिंग एंटी फ्रिज, एंटी फ्रिज बनाने में इसका काम होता है। नाम से क्लियर हो रहा है, फ्रिज जमना, एंटी फ्रिज जो जमने ना दे। अभी देखिए जैसा ही अपना देश है ऐसे हर देश नहीं है, वहां पे बहुत ठंड भी होती है बहुत सारी कंट्रीज के अंदर जो 0 टेम्परेचर पे गाड़ियां चलाते हैं, सब 0 टेम्परेचर पे, 0 से भी कम टेम्परेचर पे गाड़ी चलाई जाती है। फिर वो क्या करें, वहां पे पेट्रोल फ्रिज हो जाएगा, या फिर जो रेडिएटर के अंदर पानी डाला जाता है वो तो 273 डिग्री केल्विन पे फ्रिज हो जाएगा, 0 डिग्री सेल्सियस पे। 0 से माइनस में कैसे चलेगा काम, तो फिर उनके अंदर सुटेबल सोल्यूट डाला जाता है। मैंने कहा ना, जब आप एक नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करोगे तो फ्रीजिंग पॉइंट को क्या कर देता है, लो कर देता है। और मोस्टली कौन सा यूज किया जाता है, इथाइलिन ग्लाइकोल। रिपीट कर रहा हूं, कौन सा, इथाइलिन ग्लाइकोल, CH2H CH2H फॉर्मूला होता है। अगली बात करें कहां पे, फॉर या इन मेल्टिंग आइस ऑन रोड्स। अभी क्या होता है, हाँ इतनी ठंड अपने इंडिया में पड़ती है, जम्मू कश्मीर साइड में, शिमला साइड में बर्फबारी हो जाती है तो वो सारी सड़कें जाम हो जाती हैं। अब फिर वो सड़कों को क्लियर करने के लिए क्या किया जाता है, सड़कों को साफ करने के लिए क्या किया जाता है, वहां पे नमक का छिड़काव किया जाता है, NaCl का छिड़काव किया जाता है या CaCl2 का छिड़काव किया जाता है। ये नमक पानी के साथ मिलके उसका फ्रीजिंग पॉइंट लेके चला जाता है -20 डिग्री सेल्सियस तक। कैल्शियम क्लोराइड उसके साथ मिलके उसका फ्रीजिंग पॉइंट लेके चला जाता है -55 डिग्री सेल्सियस तक। तो यहाँ पे इसका यूज किया जाता है। कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन है, अ सॉल्यूशन कंटेनिंग solution containing 34.2 gram of cane sugar का फॉर्मूला C12H22O11 एंड इसका मोलर मास होता है 342। कुछ तो आप याद ही कर लो, लाइक इसका होता है 342, ग्लूकोज का होता है 180, यूरिया का होता है 60। ये याद करने में फायदा है, बहुत ज्यादा याद है। डिसॉल्व्ड इन 500 सेंटीमीटर क्यूब, dissolved in 500 centimeter cube of water froze at -0.374 degree Celsius. Calculate the freezing point depression constant for water। ये आप लोगों को कैलकुलेट करना है, कैसे करोगे? वैसे तो बहुत आसान है, हमें कैलकुलेट करने को क्या बोल रहा है वो, ये तो क्वेश्चन हुआ। अब इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे? क्या कैलकुलेट करने को बोल रहा हूँ, KF। क्या दिया गया डाटा कुछ क्लियर है? अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 34.2 ग्राम ऑफ केन शुगर, यानी कि आपको वेट ऑफ सोल्यूट दिया गया है
कितना दिया गया 34.2 ग्राम। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट हमें आइडिया हो ही गया, यहां से है 342। अगली बात कह रहा है डिसॉल्व्ड इन 500 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर, यानी कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट आपको दे दिया, कितना दिया है 500 सेंटीमीटर क्यूब। एक बात मैं आपको बताता चलूं कि जो वाटर की डेंसिटी होती है वो होती है 1 ग्राम पर मिलीलीटर। तो अभी हमें वॉल्यूम की जरूरत नहीं है, अभी हमें वेट ऑफ सॉल्वेंट की जरूरत है। तो ये मैं लिख सकता हूं 500 ग्राम। अगर कभी हमें ग्राम में गिवन है और वहां पे मुझे जरूरत है वॉल्यूम की, तो मैं उसको मिलीलीटर में कन्वर्ट करके लिख सकता हूं, डायरेक्ट करते नहीं हम ऐसा। इसके बाद क्या है, इसके बाद कुछ नहीं है, इसके बाद फॉर्मूला है। अच्छा, इसके बाद कुछ और है। इसके बाद देखिए क्या हुआ है, वाटर फ्रोज एट -0.374 डिग्री सेल्सियस। -0.374 डिग्री सेल्सियस, ये कह रहा है वो। वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, टी नॉट एफ क्या होता है आपका, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट होता है 0 डिग्री सेल्सियस। टी एफ क्या बता रहा है, वो बता रहा है -0.374 डिग्री सेल्सियस। अगली बात क्या कह रहा है वो, तो डेल्टा टी एफ यहां से निकल सकता है क्या, ऑब्वियस निकल सकता है भाई। क्या होगा वो, ज्यादा में से कम माइनस टी एफ माइनस टी नॉट एफ। तो ये क्या होगा 0 माइनस माइनस 0.374, ये कितना आ जाएगा प्लस 0.374 डिग्री सेल्सियस। एंड इसको मैं केल्विन में लिख सकता हूँ 0.374 केल्विन। अभी बहुत से बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन क्या आएगा कि यार ये क्या हो रहा है, डिग्री सेल्सियस तो केल्विन में तो कुछ और तरह से लिखा जाएगा ना। देखो जो डिफरेंस होता है ना वो सेल्सियस और केल्विन में इक्वल होता है, नहीं आई बात समझे। मैं आपको कह रहा हूं ए का बॉइलिंग पॉइंट है 10 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। हमें पता है जो 0 डिग्री सेल्सियस होता है वो 273 केल्विन के इक्वल होता है। तो 10 डिग्री सेल्सियस किसके इक्वल होगा, 283 केल्विन की। बी का जो बॉइलिंग पॉइंट है, मान लेते हैं ऐसा होता नहीं है इतना कम, वो है 20 डिग्री सेल्सियस। और मैं इसको केल्विन में लिखूं तो ये क्या आएगा 293 केल्विन। अभी आपको b माइनस ए कैलकुलेट करना है। b माइनस ए कितना होगा 20 माइनस 10 डिग्री सेल्सियस, और ये 293 माइनस 283 कितना आ जाएगा ये 10। तो याद रखिए अगर हम डिफरेंस की बात कर रहे हैं तो डिग्री सेल्सियस और केल्विन एक ही बात है। कर दो भाई फॉर्मूला पुट, डेल्टा टीएफ इक्वल टू क्या आएगा केएफ एम। हमें केएफ निकालना है तो फॉर्मूला क्या बनेगा डेल्टा टीएफ बाय एम। एम बोले तो मोलैरिटी, क्या कर सकते हैं केएफ। डेल्टा टीएफ का फॉर्मूला क्या 0.374। क्या होता है फॉर्मूला मोलैरिटी का, वॉशिंग मशीन, वो मशीन ऊपर जाएगी 1000 में आएगी वॉशिंगटन से, वो वॉशिंगटन के ऊपर ही जाएगा। तो ये 0.374 ओके दिखाई दे रहा है आप लोगों को, दिखाई दे रहा है 0.374। मोलर मास कितना है 342। वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना है 500 टू द वेट ऑफ सोल्यूट कितना दिया गया है आपको, वेट ऑफ सोल्यूट दिया गया है आपको 34.2 इंटू में 1000। तो ये 500 टू द 1000, तो इसका पॉइंट हटाएंगे ऊपर 10 लगेगा 342 से 342 कैंसिल। इसका पॉइंट हटा दो आप 0.374 का 1000 आ जाएगा ना नीचे, 0 से 0 कैंसिल होगा। एंड इसको करो आप कितना आएगा 374 को जब आप 2 से कैंसिल करोगे ये 1 ये 8 एंड ये 7 187 बाय 100 एंड 187 बाय 100 यानी कि 1.87 दिख रहा है ना। दिख ही रहा है, या फिर यहां पे लिख देता हूं 1.87 यूनिट क्या होंगी केल्विन केजी पर मोल।
आसान था ना, मुश्किल था क्या? बिल्कुल आसान था, न्यूमेरिकल था। ऐसे ही है भाई, इतने आसान ही करा देंगे हम तो। चलो अगला एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये भी, फिर थोड़ा अच्छे से हो जाएगा। और बहुत ज्यादा क्वेश्चन देखने हैं, वो आपको पता ही कहाँ से मिलेंगे, वो सब आपको अनअकैडमी से मिल ही जाएंगे। क्या लिख रहा है? 1 ग्राम ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट, 1 ग्राम ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट solute dissolved in 50 gram of benzene, dissolved in 50 gram of benzene. Lower the freezing point of benzene, lower the freezing point of benzene by 0.40 Kelvin. 0.40 Kelvin. The freezing point depression constant of benzene, यानी KF की बात कर रहे हैं। KF कितना दिया है आपको? 5.12 केल्विन kg पर मोल। अभी कैलकुलेट क्या करना है आपको? फाइंड द मोलर मास ऑफ सोल्यूट। बोले तो हमें MB कैलकुलेट करने को वो बोल रहे हैं। एनसीईआरटी को क्वेश्चन सॉल्व, बट समझ लो हुआ कैसे है। बहुत अगर आपको कंसेप्ट हो गया तो सब कुछ हो गया, आपको समझ में आ ही जाएगा ऑब्वियस। 1 ग्राम ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट। अच्छा, नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट क्या सीन होता है भाई? जो आयंस में ब्रेक नहीं होता। अगर ये आयंस में ब्रेक हो जाएगा तो बिल्कुल अलग ही थ्योरी हो जाएगी। एंड ये अपनी नेक्स्ट टू लास्ट वीडियो जो इस चैप्टर की है वो यही रहेगी, फिर मैं आपको एनसीईआरटी कराऊंगा। क्लियर है? चलो, वेट ऑफ सोल्यूट आपको दे दिया 1 ग्राम, डिसॉल्व्ड इन 50 ग्राम ऑफ बेंजीन, यानी कि आपको वेट ऑफ सॉल्वेंट भी दे दिया कितना? 50 ग्राम। लोअर द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन को लोअर कर दिया इसने, कितना? लोअरिंग दिया ना, डिप्रेशन दिया, कितना दिया गया? 0.40 केल्विन दे दिया गया। अभी कैलकुलेट क्या करने का हमको? हमें कैलकुलेट करना है, केएफ भी दे रखा है हमें, वो दिया गया 5.12 केल्विन kg पर मोल। बढ़ते हैं डाटा की तरफ। बिल्कुल आसान सा फॉर्मूला, बिल्कुल आसान। डेल्टा टीएफ का फॉर्मूला होता है KFM, KFM मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है वॉशिंग मशीन 1000 में आएगी। कहां से आएगी? वॉशिंगटन से आएगी। ये है डेल्टा टीएफ। तो एमबी निकालना है, एमबी को तो ले जाओ, एमबी को इधर ले आए। एमबी एमबी समझते हो? हमारे हरियाणा में एमबी बोला जाता है आम को। ये है WB इंटू में 1000 बाय डेल्टा टीएफ, और यहाँ पे वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। केएफ कितना दिया गया है भाई? कहाँ गया? ये रहा 5.12। केएफ कितना दिया गया? 5.12। वेट ऑफ सॉल्यूट कितना दिया गया है? 1, और ये 1000 है। डेल्टा टीएफ कितना है? 0.40, एंड वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना दिया गया है? वो हमें दिया गया है 50। तो कर दीजिए, क्या मुश्किल है? इसके पॉइंट से इसका पॉइंट कैंसिल कर दो। ये 0 से ये 0, ये 0 से ये 0, 5 to the 10, 2 to the 4, एंड ये कितना? 256 ग्राम पर मोल। ओके है? तो इस तरह से कर लोगे आप। और बाकी सभी, अगर आपको और ज्यादा देखना है और अच्छे से इस टॉपिक को बूस्ट करना है, कंपटीशन में किस तरह से क्वेश्चन आते हैं इस टॉपिक से, और लास्ट 10 ईयर के अंदर किस तरह से क्वेश्चन आए, वो सारे आप देख लो अनअकैडमी से। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी है, मेरे एफर्ट्स आप लोगों को पसंद आए हैं। अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इन सभी चीज़ों से मोटिवेशन मिलता है बहुत ज़्यादा, और ज़रूरत है। जैसे आपको मोटिवेशन की जरूरत होती है, हमें भी मोटिवेशन की जरूरत होती है। वीडियो कैसी लगी है आप कमेंट में बता सकते हैं मुझे। एंड नेक्स्ट वीडियो आप किन टॉपिक से चाहते हो वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। थैंक यू सो मच। जल्दी मिलते हैं नई वीडियो में। जय हिंद।